एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल YPS 360 में। आज हम संविधान के भाग 5 की चर्चा करने वाले हैं जो संघ से संबंध रखता है। अगर आपने अभी तक संविधान की इससे पहले की वीडियो नहीं देखी हैं तो सबसे पहले आप उन वीडियो को देखें। अगर आप संविधान को पूरा करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में भी लिखें आपको हमारा सेशन कैसा लगा। तो शुरुआत करते हैं आज हम संविधान के भाग 5 की। तो उसमें सबसे पहले हम देखते हैं महान्यायवादी। महान्यायवादी कौन होता है? महान्यायवादी भारत सरकार का वकील होता है या भारत सरकार का विधि अधिकारी भी कहते हैं। इसका कार्य भारत सरकार के लिए कानून बनाने में सहायता प्रदान करना होता है। प्रश्न पूछा जाता है महान्यायवादी का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो महान्यायवादी का अनुच्छेद 76 से है। भारत सरकार का वकील होता है, भारत सरकार के लिए कानूनी प्रक्रियाओं में भाग लेता है और उन्हें कानून बनाने में सहयोग बनाने में सहयोग करता है। इसकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो इसकी नियुक्ति, अब अगली हेडिंग डालें, नियुक्ति। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर। लेकिन किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर। प्रश्न पूछा जाता है कि महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? और या दूसरे शब्दों में प्रधानमंत्री की सहायता से महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। नियुक्ति, मैं शब्द बोल रहा हूँ नियुक्ति और निर्वाचन में या चुनाव में अंतर होता है। नियुक्ति से तात्पर्य है कि किसी व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति को नियुक्त किया जाना, अर्थात किसी लोगों द्वारा चुनकर नहीं आएगा, उसकी वोटिंग नहीं होगी, वोटिंग जैसी प्रक्रिया उसमें नहीं होती, अर्थात किसी एक व्यक्ति के द्वारा ही उसे चुन लिया जाता है, उसे नियुक्ति कहते हैं। अर्थात उसकी महान्यायवादी की नियुक्ति होती है और उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और शपथ भी उसको नियुक्ति या शपथ भी कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। शपथ भी कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। महान्यायवादी क्यों शपथ राष्ट्रपति दिलाता है? अब महान्यायवादी बनने के लिए कुछ योग्यताएं भी, कुछ क्वालिफिकेशन भी होती होंगी, तो उसके अकॉर्डिंग इसके लिए योग्यता क्या होती है? तो महान्यायवादी बनने के लिए योग्यता सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान ही योग्यता होती हैं। अर्थात सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होती हैं तो देखते हैं। दूसरा पॉइंट लिखें, योग्यता। महान्यायवादी बनने के लिए आपके पास कौन कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? तो पहली क्वालिफिकेशन होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के समान योग्यता। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के समान योग्यता होनी चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए? तो पहली है या तो 5 वर्ष तक हाई कोर्ट का न्यायाधीश रहा हो, हाई कोर्ट का न्यायाधीश रहा हो, या दूसरा किसी हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक वकील रहा हो। अर्थात
महान्यायवादी बनने के लिए सुप्रीम कोर्ट के समान तो योग्यता होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए कौन सी योग्यता होना आवश्यक है? पहला, हाई कोर्ट में, किसी भी हाई कोर्ट में 5 साल तक वो न्यायाधीश रहा हो, या 10 साल तक किसी भी हाई कोर्ट में वह वकील के पद पर रहा हो, तब वह महान्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है। दूसरी बात, अब इसके पास अगर ये महान्यायवादी है तो सरकार ने इसे कुछ ना कुछ पावर भी दी होंगी, कुछ ना कुछ इसके पास शक्तियां भी होंगी। तो अब इसके शक्ति के बारे से चर्चा करती है। तो शक्तियों में लिखें, अगली हेडिंग डालें शक्तियां, महान्यायवादी की शक्तियां। तो देखते हैं महान्यायवादी के पास कौन कौन सी शक्तियां होती हैं। शक्तियां, पहली शक्ति, दूसरी शक्ति, तीसरी शक्ति। महान्यायवादी के पास यह अधिकार है कि वह संसद में जा सकता है, वहां की कार्रवाई में, वहां की बैठक में भाग ले सकता है तथा किसी कानून के पक्ष या विपक्ष में बोल सकता है, लेकिन संसद में वोट नहीं डाल सकता, क्योंकि वह संसद का सदस्य नहीं होता। और संसद में सिर्फ वोट वही डाल सकता है जो संसद का सदस्य होता है। तो पहला पॉइंट लिखें, महान्यायवादी संसद में जा सकता है, बोल सकता है किसी कानून पर किसी कानून या कानून के पक्ष या विपक्ष में। दूसरा, यह संसद का सदस्य नहीं होता, यह पार्लियामेंट का सदस्य नहीं होता, यह संसद का सदस्य नहीं होता। दूसरा, यह संसद का सदस्य नहीं होता, अर्थात यह संसद का सदस्य न होने के कारण यह संसद में वोट नहीं डाल सकता। अगला पॉइंट लिखें, यह संसद में वोट नहीं डाल सकता संसद में। यह संसद में वोट नहीं डाल सकता। क्यों नहीं डाल सकता? क्योंकि यह संसद का सदस्य नहीं होता, अर्थात ये संसद में वोट नहीं डाल सकता, लेकिन वहां की न्यायिक प्रक्रियाओं में भाग ले सकता है, बोल सकता है, किसी कानून के पक्ष या विपक्ष में बोल सकता है। किस आर्टिकल में? आर्टिकल 76 में। कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति करता है। किसकी सलाह पर करता है? प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। और कौन होता है ये? भारत सरकार का वकील होता है। तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं महान्यायवादी से, सभी प्रकार के प्रश्न मैंने आपको बता दिए हैं। और अगले भाग की चर्चा करते हैं संसद। अगली हेडिंग डालें संसद। भाग 5 में ही संसद की चर्चा है। तो पहली होगी महान्यायवादी, दूसरा हेडिंग डालें संसद क्या होती है। अगली हेडिंग डालें संसद, पार्लियामेंट, इसे इंग्लिश में कहते हैं पार्लियामेंट। संसद क्या चीज होती है? संसद क्या कर सकती है? संसद के पास कौन कौन सी शक्तियां होती हैं और संसद में कौन कौन शामिल होते हैं? संसद के तीन अंग होते हैं, अंग या तत्व: राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। प्रश्न पूछा जाता है कि संसद के कितने अंग होते हैं? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति 3 अंग होते हैं। लेकिन दूसरा प्रश्न पूछा जाता है कि संसद के कितने सदन होते हैं? तो सदनों की जब पूछा जाए तो सदनों की संख्या 2 होती है। पहला राज्यसभा, दूसरा लोकसभा। पहली राज्यसभा, दूसरी लोकसभा, 2 सदन होते हैं। तो एक एक कर लिखते हैं। दूसरा पॉइंट महत्वपूर्ण पॉइंट है
कि संसद को किस अनुच्छेद में रखा गया है। तो अनुच्छेद 79 में संसद को रखा गया है। तो लिखते हैं संसद को अनुच्छेद यानी आर्टिकल 79 में रखा गया है। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि हमने संसद की प्रणाली को कहाँ से लिया है। तो वो लिया है हमने ब्रिटेन से, ब्रिटेन देश से लिया है। ब्रिटेन देश से संसद को लिया है। संसद को कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। अगला प्रश्न पूछता है संसद में कितने सदन होते हैं। संसद में सदनों की संख्या कितनी होती है। सदनों की संख्या 3 होती है। संख्या में 3 होती है। पहली लोकसभा, सदनों की संख्या 2 होती है। पहली लोकसभा, दूसरी राज्यसभा। अगला पॉइंट लिखें। प्रश्न पूछा जाता है कुल संसद के कुल कितने अंग हैं। कितने अंग हैं। संसद में कुल 3 अंग हैं। लोकसभा, दूसरी राज्यसभा, तीसरा राष्ट्रपति। संसद किस अनुच्छेद से संबंधित है। संसद 79 से संबंधित है। संसद को किस देश से लिया गया है। काफी बार प्रश्न पूछा जा चुका है संसद को किस देश से लिया गया है। तो संसद को ब्रिटेन से लिया गया है। संसद में कितने सदन होते हैं। 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। संसद में कितने तत्व होते हैं या कितने अंग हैं। तो 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इन तीनों को मिलाकर संसद बनती है, तीनों को मिलाकर। तो आगे देखते हैं, अब एक एक कर देखते हैं लोकसभा क्या है और राज्यसभा क्या है। राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं, लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं, किसके पास कौन सी पावर होती है और इनकी नियुक्तियां कौन कौन करता है। तो अगली हेडिंग डालें राज्यसभा। अगली हेडिंग डालें राज्यसभा। अगली हेडिंग डालें राज्यसभा। राज्यसभा क्या है। राज्यसभा राज्य का प्रतिनिधित्व करती है, यानी राज्यसभा राज्य के बारे में बताती है। और दूसरा प्रश्न पूछा जाता है राज्यसभा से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है। तो राज्यसभा से संबंधित अनुच्छेद 80 है। राज्यसभा से संबंधित अनुच्छेद 80 है। राज्यसभा में कुल अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। तो 250 सदस्य हो सकते हैं। राज्यसभा में कुल अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है। तो 250 हो सकती है, जिसमें से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है या नियुक्त करता है। जिसमें से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। तो देखते हैं एक एक पॉइंट को। राज्यसभा का संबंध किस आर्टिकल से है। आर्टिकल 80 में राज्यसभा दी गई है। राज्यसभा में कुल या अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। कितने सदस्य हो सकते हैं। तो कुल 250 सदस्य हो सकते हैं। 250 सदस्य हो सकते हैं, जिसमें से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। राष्ट्रपति नियुक्त करता है, जिसमें से राष्ट्रपति 12 सदस्यों को नियुक्त करता है या मनोनीत
मनोनीत करता है। तो 250 में से 12 घटाएंगे तो 238 शेष बचते हैं। 238 जो निर्वाचित होकर आते हैं, जो निर्वाचित राज्यसभा को दिया गया है। राज्यसभा के कुल सदस्यों की संख्या 252 हो सकती है, 250 हो सकती है, जिसमें से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, और 238 सदस्य निर्वाचित होकर आते हैं। निर्वाचित होने का अर्थ है कि वोटिंग प्रक्रियाओं के द्वारा आते हैं, और निर्वाचित से और नियुक्ति के से संबंध है कि उन्हें राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो ये थी हमारी वीडियो राज्यसभा से संबंधित। अगली वीडियो हम लोकसभा और राज्यसभा से कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है या आप संविधान को पूरा पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।